हेलो एवरीवन। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि आपको पता आज रिपब्लिक डे है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो आज एलक्यूटी में ये आपका एलक्यूटी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको अच्छा खासा हेल्प मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर जैसे 11 क्वेश्चन हम करवाए हैं 5 मार्क्स में, आज का लगा के 11 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उससे 2-3 सवाल भी आ जाए तो आपका काम हो जाए, क्योंकि 6 सवाल में आपको 3 सवाल ही बनाना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है आपका 12th बोर्ड में जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, और करते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर आपको मिल गया था क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो था, जो पार्ट 2 बचा हुआ था वो आपको मिल चुका है। जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। और एलक्यूटी सीरीज देखो, एलक्यूटी सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा पूरा सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। पूरा सीरीज मतलब जैसे कोई भी लेक्चर मतलब मैक्सिमम 15 से 17 मिनट का है, आपको 15-17 मिनट देना, एक या 2 क्वेश्चन उसमें आपका हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम लग नहीं रहा, ठीक है। आप चाहें तो इसको आराम से बैठ के आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट अंतिम तक कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। पूरा आप देखिएगा तभी आपको कुछ फायदा होगा। और फायदा क्या होगा, देखो अगर मान लिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो आएगा ही। इससे आपको बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जैसे बहुत सारा एलक्यूटी सीरीज में हम लोग, जैसे आपको याद होगा जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़े थे, उसमें क्लाइनफील्डर सिंड्रोम अलग से पूछता है, टर्नर सिंड्रोम अलग से पूछता है, तो उसको हम 5 नंबर में करवाए हैं। लेकिन अगर अलग से भी पूछेगा तो वो आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 नंबर में पूछ दे क्लाइनफील्डर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एलक्यूटी नंबर। पहले 9, 10, 11 आज ही के लेक्चर में है ये सारा, ठीक है। तो आपके सामने पहला आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। मतलब डायग्राम की मदद से आपको क्रॉसिंग ओवर को समझाना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बेसिक में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, आते हैं हम इस पे, ठीक है। ये कुछ डायग्राम बना हुआ है कि नहीं, चलो खैर, यहाँ पे हम आपको कुछ टर्म समझाते हैं, उसको पहले आपको फोकस करके एकदम ध्यान से समझना ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। जैसे मान लो बाबू, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से ये है, ठीक। चलो मान लिया जाए यहाँ पर एक जीन है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कैपिटल टी है, ये भी आपका कैपिटल टी है, ठीक है। सबसे पहली बात है, इसको हम एक साथ में लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लोकस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो जीन जो है वो क्रोमोसोम के जो पैरेलल लोकेशन पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ये आप पे काम करने, आप बस एक बार देख लीजिए लोकस बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, ये कैपिटल टी हो चाहे फिर ये कैपिटल ये टी हो, ये दोनों कैपिटल लेटर है। अगर दोनों सेम लेटर हो तो ऐसे ऐसे को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं उसको, होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है सर, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इस तरीके से क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर इस तरीके से, अगर यहाँ पर भी कैपिटल ए है और यहाँ पर भी कैपिटल है तो इस पेयर को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोल लो या फिर होमोजाइगस बोल लो, हाँ, होमोजाइगस बोल सकते हैं या फिर होमोलोगस बोल सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में होमोलोगस यूज किया गया तो हम लोग होमोलोगस यूज करेंगे। तो ये होमोलोगस हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हेट्रोलोगस क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, इस पे मान लीजिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस या फिर हेट्रोलोगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोलोकस या फिर हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। लोगस होगा, सॉरी, ठीक। मतलब क्या हुआ, अगर सबसे पहली बात तो ये जो आपका ए और ए टी ये सब जो लिखा हुआ है ये जीन है। इस मतलब कि हम लोग अपने आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, जीन को हम लोग लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीन है, ठीक है, क्या है, जीन है। अगर दोनों जीन सेम लेटर में लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है, या फिर होमोजाइगस बोलते हैं। और अगर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, ये जो आपका ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है, ये पूरा तो क्रोमोसोम है ना, ये पूरा तो क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम है। लेकिन इस सिंगल को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिड बोलते हैं। इस सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड हो जाएगा,
ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हैं सर, अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ के क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पर भी कैपिटल ए है, तो दोनों लेटर तो सेम है, कैपिटल ए ही है, तो इस ऐसे क्रोमैटिड को हम लोग आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये सब बेसिक बातें हालांकि हमको नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहीं पर ये एक ऐसा क्रोमोसोम होता, एक होता कैपिटल ए, दूसरा होता है स्मॉल ए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं इसको? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। समझ आ गया होगा आपको? मतलब क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड अगर लेटर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे, और अगर लेटर अलग अलग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। सर ये क्यों समझा रहे हैं अभी बताते। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आई होप आपको होमोलोगस, हेट्रोलोगस ये सब समझ में आ गया होगा। होमोलोगस मतलब एक ही लोकस पर, लोकस क्या होता है पता है? पैरेलल लोकेशन पर जो जीन होता है उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो सेम अगर लोकस पर सेम कैपिटल लेटर है ना, वही सेम कहानी है। या तो आप उस क्रोमैटिड पे अगर मान लो अलग अलग क्रोमैटिड पे, तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड या फिर होमोलोगस ही बोलते हैं। होमोलोगस मतलब दोनों जीन सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही होना चाहिए, दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव ही होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये आपको हम लोग क्रॉसिंग ओवर यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो देखिए, ये मान लीजिए एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अच्छा एक बात बताओ कि अभी ये क्या है? अभी ये क्या है? ये होमोलोगस है ना, होमोलोगस है। ये भी क्या, नीचे वाला भी क्या, होमोलोगस है, ठीक है। ये भी होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस है। देखो ये सारा होमोलोगस है, ठीक है, होमोलोगस है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा होमोलोगस क्या होता है, ठीक है। खैर अब देखो, ये जो क्रोमोसोम है ये आपका जो होमोलोगस है एक्चुअली, अच्छा इसका गेमीट निकाला कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ। देखो अभी फिलहाल आपको मैं डिटेल कोर्स नहीं पढ़ा रहा, तो मैं आपको पूरा समझा दूं। फिलहाल आपको मान के चल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट मतलब जीन है ना, अलग अलग गेमीट को हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम, अभी जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या पढ़ने वाले हैं अभी, देखिए तो। अच्छा मुझे बताइए, देखो अगर मैं इसको ले लूँ तो एक गेमीट यहाँ बनेगा ए और बी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं तब भी ए बी बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों तो सेम हो गया ना। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को सेम बोल रहे हैं मतलब ये तो एक ही तरह का गेमीट हुआ, वन टाइप ऑफ गेमीट, वन टाइप ऑफ गेमीट। अभी हम क्या समझा रहे हैं, समझो पहले बात को ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, इसको और इसको, ठीक है, तो ये गेमीट बनाएगा, इसको ले लो, ये एक गेमीट बनाएगा। लेकिन ये दोनों गेमीट जब बनाएगा ये दोनों तो सेम हो गया, सेम हो गया मतलब एक ही तरह का गेमीट बनाना। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो और ये वाला लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये दोनों भी तो सेम ही हो गया, यहाँ पर भी तो वन टाइप ऑफ गेमीट हो गया, वन टाइप ऑफ गेमीट हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट अभी मतलब कि इन दोनों में एक ही बना, ठीक है। अब सुनो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस बनता है। क्रॉस बनता है मतलब यहाँ का जो, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाला जो बी है, ये वाला बी ये इधर आ जाएगा और ये वाला बी इधर आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्रोमोसोम जो आपस में ब्रिज करके है ना खुद का जीन को चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब यहाँ पर देखो पहले ये वाला इधर आ गया, अब देखो ये बी, इसका जो इस क्रोमोसोम का जो बी है वो इधर आ गया, देखो इधर आ गया, और इस क्रोमोसोम का जो कैपिटल बी है वो इधर आ गया। और कुछ समय बाद हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल बी आ चुका है और यहाँ पर कैपिटल बी आ चुका है, देखो इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। सर क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या है, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेगा। रिकॉम्बिनेंट कैसे बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी इसका गेमीट निकालूं, क्या निकालूं, अगर मैं अभी इसका गेमीट निकालूं, देखो अगर मैं अभी इसका गेमीट निकालूं, इसका गेमीट क्या निकलेगा बताओ तो, क्या निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, ए बी, ठीक है। ये ले लो एक साथ में, क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब ये ले लो साथ में स्मॉल ए कैपिटल बी, अब ये ले लो साथ में, क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो पहले कितने तरह का गेमीट बन रहा था, एक तो ये और एक ये, दो तरह का, पहले दो तरह गेमीट बना क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, तो पहले दो तरह गेमीट बन रहा था। लेकिन अब कितने तरह गेमीट बन रहा है, देखो ये चारों अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी है, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी है। अब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गेमीट मतलब टाइप ऑफ गेमीट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम आपस में इस तरीके से घूम के क्या करता है, अपना जीन को एक्सचेंज कर लेता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि नंबर ऑफ गेमीट मतलब अलग अलग तरह का गेमीट का संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसमें तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एक डबल क्रॉसिंग ओवर, एक मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अगर एक ही पॉइंट पर जीन एक्सचेंज हो, देखो यहाँ पर अगर यहाँ एक ही पॉइंट पर जीन एक्सचेंज हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल
क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर भी तो हो सकता है, देखो ये भी पास पास में ये भी हो सकता है, तो अगर दो पॉइंट पर जीन एक्सचेंज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और अगर 3 पॉइंट पर जीन एक्सचेंज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, समझ गया, ट्रिपल या फिर मल्टीपल बोल सकते हो। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को रीड करते हैं। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, देखो ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटेरियल। जेनेटिक मेटेरियल मतलब जीन की बात कर रहा है, बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां तो इस पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका है ये वाला अभी जिन दो के बीच में हुआ है, ये भी पहले होमोलोगस था, ये भी होमोलोगस था। मतलब क्या हुआ कि जब जीन जो एक्सचेंज होता है वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। वही चीज हम यहां पे बता रहे हैं आपको। देखो वही चीज यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में जीनों का एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब म्यूचुअल मतलब दोनों साइड से, एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम पर आएगा, दूसरे क्रोमोसोम का जीन पहले क्रोमोसोम पर आएगा। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब बाद में क्या बन गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब, देखो हम क्या बताते हैं आपको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये जो बना, ये जो बन गया, किधर गया, हाँ ये दोनों क्रोमैटिड सेम है, अलग अलग है। देखो तो ये तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गया ना। सिस्टर क्रोमैटिड में हम लोग क्या बताते हैं, लेटर सेम होना चाहिए। देखो 2 लेटर है उसमें, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। सिमिलरली देखो मतलब क्या हुआ, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 2 होमोलोगस पेयर। ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ गए। ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन। देखो नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन गया। पहले कितना था, पहले 2 ही तरह का था। और क्रॉसिंग जो एग्जांपल हम लोग लिए उसमें क्रॉसिंग ओवर के बाद कितना, 4 तरह का जीन बन गया। ठीक है, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इन विच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हैव अकर्ड आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। देखो बनाया ना अभी कि जो रिकॉम्बिनेंट जो इंक्रीज कर जाता है उसी को तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये डायग्राम आपको बना के आना बोर्ड में, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी अब इसमें देखो, अब हम बता ना 3 तरह का क्रॉसिंग ओवर होगा। पहला सिंगल क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है, देखो व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट 1 पॉइंट, फोकस करना 1 पॉइंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। मतलब क्या हुआ कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर किसको बोलेंगे, जब एक पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ठीक है, आपको पता डबल आप किसको बोलेंगे। ठीक है, व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट 2 पॉइंट्स इन अ होमोलोगस पेयर, यहां बाबू पेयर कर लो, नेक्स्ट सेकंड रुक जाओ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर 2 पॉइंट पर हो उसको डबल बोलेंगे। और मल्टीपल किसको बोलेंगे, वेयर वेयर 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम बोलते हैं, सॉरी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके 5 मार्क्स में है तो आपको ये पूरा लिखना है, और अगर 3 मार्क्स में है तो आपको स्टार्टिंग का डेफिनेशन लिखना है सिर्फ ये अगर 2 नंबर में आ जाए सिर्फ ये लिखना है, फिर आता 2 नंबर में भी आता है। तो अगर 2 नंबर में आए तो सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और अगर 5 नंबर में आ जाए तो ये डायग्राम, ठीक है, उसके बाद ये और ये तीनों चारों पेज लिखना है। समझ आया, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एलक्यूटी नंबर 10 क्या है, डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, आपसे क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछे कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये भले हला कुछ भी पूछे, मतलब आगे पीछे वर्ड वगैरह ऐड करके कंफ्यूज करने के लिए आपको डेफिनेशन यही लिख के आना है, क्योंकि हम जिस तरीके से ये आंसर बनाए हैं वो हर डेफिनेशन जो बिहार बोर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पर पूछ सकता है, सबके लिए ये आंसर वैलिड है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं एक बार रीड करता हूँ, ये बहुत ही ईजी चीज़ है ना, आपको रीड करके समझ में आ जाएगा कि मेल फीमेल ऐसा मतलब क्यों बनता है। मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों में, ठीक है, द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। मतलब क्या हुआ कि सेक्स मतलब कि मेल है कि फीमेल है, ये जेनेटिकली जीन ही डिसाइड करेगा, जीन डिटरमाइन करेगा, उसी चीज़ को बता रहा है। ठीक है, द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, मतलब ये जो जीन हमारे पेरेंट्स से हम में आता है वो डिसाइड करता है वट एवर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। मतलब ये बहुत ही देखो, बहुत ही ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है। ठीक है, ये मतलब
सेक्स डिटर्मिनेशन से किसी भी तरीके से बिहार बोर्ड अगर 5 नंबर में सवाल पूछता है, आपका ये वाला जो है डेफिनेशन वो उस पर 100% वैलिड होगा, उस तरीके से हम इसको लिखें, ठीक है। तो ये कहानी के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग में, ठीक है, कोई भी जो सेक्स मतलब कि मेल हो चाहे होगा चाहे फीमेल होगा, ये जीन डिसाइड करता है, और वो जीन आता कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से हम लोग में इनहेरिट होता है, और वही डिसाइड करता है कि हम लोग लड़का होंगे या लड़की होंगे, इस तरीके से कि वही क्या लिखा हुआ है कि पेरेंट्स से डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज, है ना, और गर्ल, ठीक है, लड़का होगा लड़की। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन मतलब कहने का मतलब है कुछ ह्यूमन में ऐसा होता है स्टेराइल हो जाता है, ठीक है, खैर वो बात की बात है। मतलब कि अधिकतर ऐसे मान लो ना, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि माँ से क्रोमोसोम आता है, और मतलब मदर, मैटरनल मतलब माँ से, पैटर्नल मतलब फादर से क्रोमोसोम आता है, और वो कितना होता है, 22 पेयर तो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और उसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं, देखो, बट 1 पेयर क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर, जो हमेशा परफेक्ट पेयर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वुमेन की बात करें, वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। मतलब मेरी बात सुन, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे ऐसे समझे, जैसे मान लो इसको लिखना मतलब बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में एक तो 22 पेयर क्रोमोसोम होगा, ठीक है, और साथ में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, एक्स क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है, मतलब ये फीमेल में कॉमन होता है। लेकिन अगर मेल की बात करें, मेल में भी 22 पेयर क्रोमोसोम होगा, लेकिन प्लस में यहाँ पर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब यही डिसाइड करता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं इस पे। मान लो इस फीमेल में से कोई भी क्रोमोसोम आ जाए, तो आएगा तो एक्स ही 100%। मतलब क्या हुआ कि अगर फीमेल में से कोई भी क्रोमोसोम, मतलब ये 22 पेयर तो डिसाइड नहीं करेगा ना कि मेल है कि फीमेल है, डिसाइड तो ये सेक्स क्रोमोसोम करेगा। ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसमें से कोई भी आएगा तो एक्स ही। अब ये मतलब कहने का मतलब ये है कि मेल जो है, मतलब पेरेंट में मेल पेरेंट जो है वो डिसाइड कर, उसके स्पर्म से, उसके गेमिट से डिसाइड होता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। अगर मान लो मेल वाले में से एक्स आ जाए, और ये एक्स अगर यहाँ आ जाए, तुम ही बताओ क्या होगा, एक्स होगा तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर से क्या कहते हैं, फीमेल से एक्स आया, ठीक है, और मेल से एक्स ना के वाई आ जाए, अगर वाई आ गया तो वाई यहाँ पे अगर एक साथ आ गया एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। देखो, तो यही है, मतलब कि मेल के स्पर्म में जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स वाई, वही डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है ना। ये डायग्राम नहीं बनाना आपको, डायग्राम हम लेके आए, तो वही चीज लिखा हुआ है कि देखो, वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। परफेक्ट कहने का मतलब क्या है, तो उसका दोनों क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स ही होगा, बट मेन में ऐसा नहीं होता। किधर गया भाई, हाँ, मतलब क्या लिखा हुआ कि बट मेन हैव अ मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज अ नॉर्मल साइज एक्स वाई, द अदर इज अ शॉर्ट वन कॉल्ड वाई। मतलब क्या हुआ कि मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, सेम नहीं होता। सो वुमेन आर एक्स क्रोमोसोम, इसलिए वुमेन क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम हो गया, वाइल मेन आर एक्स वाई। वहीं पर मेन क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम, यही डायग्राम आपको बना के आना वहाँ पे, ठीक है। देखो मेल में अब दिख रहा है क्या, मेल में यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स, ये क्या है, एक्स वाई है, ये देखो ये एक्स वाई लिखा हुआ है, मेल में एक्स वाई है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम लिखा हुआ है, ये फीमेल है, ठीक है। अब मान लो ये इस मेल का गेमिट है, ये मेल का गेमिट है, ठीक है, तो इसमें एक गेमिट एक्स होगा, दूसरा मतलब कि दूसरा वाई होगा सेक्स क्रोमोसोम में। फीमेल में तो दोनों एक्स ही होगा ना, फीमेल में तो दोनों एक्स ही होगा, एक ही तरह का गेमिट बनेगा। अब देखो, अब मान लो कि मेल में वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम तुम अच्छे से देख लेना, यही डायग्राम आपको बना के आना बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए। तो मान लो कि ये तुम्हारा जैगोट है, अगर जैगोट में तुम्हारा जैगोट कैसे बने, अगर मान लो यहाँ से तो एक्स 100% हमेशा एक्स ही आएगा, यहाँ से तो एक्स ही आएगा। अगर मेल भी एक्स दे दे, अगर मेल भी एक्स ही दे, तब जो बेबी होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगा फिर। और अगर यहाँ पे ये जो गेमिट है ये वाई है, मतलब मेल वाला जो है वो वाई दे दे, और ये तो हमेशा एक्स ही होगा, तो एक्स वाई से क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि मतलब कहने का मतलब ये तो हम पहले समझा चुके हैं कि फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होता है और मेल में हमेशा एक्स वाई होता है। अगर मेल मतलब फीमेल कुछ भी दे, एक्स एक्स में से कोई भी दे तो एक्स ही आएगा, एक्स आएगा। मेल डिसाइड करता है कि बच्चा मतलब कि लड़का होगा चाहे लड़की होगा। मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ मिल गया तो फिर फीमेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स फीमेल होता है। और अगर मेल का वाई आ गया, अगर वाई आ गया और फीमेल का तो हमेशा एक्स होता है, एक्स वाई मिल के फीमेल हो जाएगा। तो यही चीज, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ एज शोन इन द फिगर। हम जो फिगर में देखें, हाफ द चिल्ड्रेन विल बी बॉयज, है ना, एंड हाफ विल बी गर्ल, ठीक है। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। मतलब अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछे कि जैसे एक स्टेटमेंट आपसे पूछते कभी, मान लो फॉर एग्जांपल आप जब भी हायर में जाइएगा, तो मान लीजिए नीट में एक स्टेटमेंट आ जाए कि मेल जो है वो अपने, सॉरी फीमेल, हाँ
मतलब मदर जो है, मदर वो हमेशा अपने बच्चे को एक्स क्रोमोसोम ही देती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास तो एक्स क्रोमोसोम है ही ना, क्योंकि मेल डिसाइड करता है ना कि एक्स होगा कि वाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एज सोन इन द फिगर हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ओके, ऑल चिल्ड्रन विल नॉट, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब क्रोमोसोम आना, उसको इनहेरिट बोलते हैं। एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, मतलब चाहे कोई भी बच्चा हो, है ना, लड़का हो चाहे लड़की, उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो उसके मदर से ही आएगा। ठीक है, मतलब मदर से 100% एक एक्स तो आएगा ही, ऐसा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वट एदर दे आर बॉयज और गर्ल, वही डिसाइड करेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय द व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, मतलब कोई बच्चा मतलब मेल है कि फीमेल, ये कौन डिसाइड करेगा? मेल का मतलब कि उसके फादर का क्रोमोसोम कि मदर का क्रोमोसोम? फादर का क्रोमोसोम, क्योंकि मदर के क्रोमोसोम में हमेशा एक्स ही आता है। अगर फादर के क्रोमोसोम से एक्स आ जाए तो एक्स एक्स मिल के फीमेल हो जाएगी, और अगर वाई आ गया तो एक्स वाई मिल के क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। इस तरीके से अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल अ गर्ल, देखो, एंड वन हु इनहेरिट अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय। देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम वैसे तो ये सब डायग्राम में बता दिया। ठीक है, अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन आए तो आपको इस तरीके से लिखना है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी इन ब्रीफ। ठीक है, देखो मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक तरीके से डेवलपमेंट या फिर यूटिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल फॉर्म है, जिसके अंदर ह्यूमन के यूज के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए बहुत सारा हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिससे ह्यूमन का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर, ये सब बहुत बेसिक बात है, लेकिन आप लोग डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे, इसलिए हम लिख के ला दिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी रिफर टू द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म, है ना, ये बायोलॉजिकल फॉर्म का डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन का फॉर्म है। प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये प्रोडक्ट और प्रोसेस फ्रॉम ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जो जिंदगी है ना उसके लिए, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैक्सिमम उसको बेनिफिट पहुंचा सके, ऐसा उसका सिद्धांत है, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या लिखा हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल, ये केमिकल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है ना, एडुकेटेड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन पर बेस्ड है, ये सब उनका बेसिस है ना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फॉलोइंग आर द प्रोसेस यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पर होगा। हाँ देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द प्रोसेस यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन, मतलब क्या हुआ, जो जीन डिफेक्टिव उसको रिपेयर करना, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्लेसिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, मतलब मेरी बात सुनो, अब दो केस है, मान लो किसी का जीन डिफेक्ट कर गया, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम या तो चेंज कर सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बाय हेल्दी जीन करके, नॉर्मल जीन से। ठीक है, दूसरा आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग ऑफ अ टोटली न्यू जीन, मतलब आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज कर सकते हैं न्यू जीन, मतलब कि उसी कैरेक्टर का सेम जीन हम लोग आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरीके, इसी को बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी अगर आएगा तो आपको दोनों लिखना है, ये डिफिनेशन भी लिख देना, ठीक है, और ये उसका दोनों प्रोसेस लिख देगा, यहाँ से चलेगा। ठीक है, तुमको बायोटेक्नोलॉजी पूछ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जो सबसे पहली बात मेरी बात सुनो, आपको कुछ क्वेश्चन मैं लिख के जा रहा हूँ, वो आपको देख लेना एक बार, जिससे हम उसमें शॉर्ट क्वेश्चन वाले में मेरे वक्त नहीं मिल पाया, तो हम उसमें नहीं ऐड कर पाए थे, या हम लिख ही दें। देखो एक क्वेश्चन तो तुम ये लिख लेना, जीन पूल क्या होता है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। किधर गया? हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन पूल, ये एक बार देख लेना। ठीक है, ये पूछा गया एक बार। ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर वाले में थोड़ा सा छूट गया, तो उसी हम करवा देते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे, अ जीन पूल, अ जीन पूल इज द कलेक्शन, समझा रहे, पहले लिखने दो, कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन, all the gene and their different allele, different allele मतलब different allele of gene, different allele of
जीन, ठीक है। प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन of a particular species, for example a human gene pool contain about 30,000 जी। एक तो ये कर लेना, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिख देते, तुम आंसर इसका निकालना, बहुत इजी है ना। एक तो तुम डिफरेंस कर लेना, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन ही कर लेना, ठीक है। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। हम लास्ट में गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। ये आपको एक तो ये कर लेना, कुछ क्वेश्चन छूट गया था शॉर्ट क्वेश्चन में जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो वैसे हम करवा चुके हैं, लेकिन ये भी कर लेना। जीन पूल कर लेना। जीन पूल को हम कैसे समझाएं? जीन पूल ऐसे लिखना है कि जीन पूल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन एंड देयर डिफरेंट अलील। मतलब किसी जीन पूल किसको बोलेंगे कि किसी भी जीन का कलेक्शन डिफरेंट अलील का, ठीक है। प्रेजेंट इन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पर्टिकुलर स्पेसीज का जो अलील है उसका, उसके काउंट को हम लोग क्या जीन पूल बोलते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे ह्यूमन का 30,000 जीन होता है, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमन की जीन पूल की बात करो उसमें 30,000 जीन होता है। उसके बाद ये कर लेना कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये कर लेना। ये इसके आसपास क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो? डायग्राम। देखो डायग्राम में तो वैसे आपको पूरा एनसीईआरटी के बाद देख लेना, क्योंकि ज़्यादा उसमें डायग्राम है नहीं, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। साल भर पढ़े उतना तो याद ही होगा। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम देख के जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख के जाना, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, कंप्लीट रिप्रोडक्शन डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। पता ना रिप्रोडक्शन में कौन कौन चैप्टर आता है? 4 चैप्टर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, पहला चैप्टर तो ये, दूसरा चैप्टर है पहला, तो उसका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। इन तीनों चैप्टर का तुम डायग्राम सारा देख जाना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुमको लगे कोई डायग्राम है देखने लग, तो उसको देख लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब एक जो चैप्टर है ये डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हालांकि आपको पूरा देख के जाना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में PBR 322 करवा चुके हैं, उसका डायग्राम देख के जाना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का तो भी डायग्राम देख के जाना आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन का चारों चैप्टर देख लेने के बाद डायग्राम उसमें ज़्यादा है नहीं, है ना। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमको लगता है वो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और बस इतना कर लेना। एनसीईआरटी के बाद मतलब कि उसका डायग्राम सारा देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा पढ़ाई करो, ठीक है। और ये सब जो बता दिए इसको फॉलो करो, ठीक है। और थैंक यू। चलो ठीक है, बाय।